इसलिए अंबेडकर से बड़ा कोई मैं ब्राह्मण नहीं जानता। अंबेडकर जो काम किए तो संविधान में अंदर ऐसी सी चीजें करके गए। अंबेडकर जानते थे कि इस समाज में कहीं कोई गड़बड़ है, अगर ये रिजर्वेशन नहीं दूंगा तो निकल जाएंगे। इस बहाने ये रहेंगे, ओवर द टाइम ये संपन्न हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल कुछ कर दिया। ये नहीं, अगर पंडितों को, साधुओं को, संतों को बहुत चिंता है और सनातन की बात करते हैं तो मुद्दा उठाइए, वो मुद्दा उठाइए जिसमें आपकी बात की, वाणी की ज्यादा ताकत होगी। मैं तो, मेरी ताकत है या नहीं है, मैं तो रायता फैलाता हूं देश में। इसलिए कि जिसको तुम चाहे वो करे, मैं तथ्यों से आपको फैक्ट से क्लियर कर देता हूं, ताकि कल आपसे कोई ये लगे कि भाई हमने ये किया लेकिन ये तो गलत है। ये मैं नहीं चाहता। भारत दबाव में, उस समय की सरकार के दबाव में, ये बात मैं नहीं कह रहा, केजीबी नाम की एक संस्था है, उसकी एजेंसी है जो रशिया की सीक्रेट एजेंसी है, जैसे अमेरिका की सीआईए है वैसे ही केजीबी है। केजीबी के डायरेक्टर मित्रों उसको भी ने एक किताब लिखी है। उस किताब में वो लिख रहे हैं कि भारत की संसद में 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केजीबी के पेरोल पर थे। जिस जमाने आपके संविधान में बीमारियां चढ़ी कि इसमें ये भी हटाओ, उसमें से ये भी हटाओ, उसमें से ये भी हटाओ, ये सब उस दौर की बात है। उस समय भी बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ। तो मेरा मानना यह था कि आपने जो दिलचाही करना था कर लिया, अब कम से कम वो काम करो जो आने वाली नस्लें आपको याद रखें। बड़ा मकान, बड़ी महंगी गाड़ियां, ये किसी के पास रहने वाली नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान को उठा के देखें, भारत विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ईमानदारी से अगर आप उसकी विवेचना करें, मैं उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना चाहता, ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस भारत इज ए इस्लामिक स्टेट। लेकिन हम ये समझ रहे हैं नेताजी हमारे हैं, शंकराचार्य हमारे हैं, पूजा चल रही है, भजन चल रहा है, मंदिर बने हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है। ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस कंट्री इज ए इस्लामिक स्टेट। आप जानना और सुनना नहीं चाहते, आप जानकर के सोचते हो कहां चक्कर में पड़ रहा है। सिर्फ अभी आपके पास ये तथाकथित बटन रह गया है, तथाकथित बटन रह गया है। इससे सब कुछ बदल जाएगा और आप नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, इस देश के एक विश्वविद्यालय में एक बेहतरीन इंसान, हमारे दोस्त, बाय प्रोफेशन प्रोफेसर, साइंटिस्ट, नई नई खोज करने वाले आदमी ने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है हिंदू इन हिंदू राष्ट्र, द 8th क्लास सिटीजन। किताब का कॉमा फुल स्टॉप इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर पूरे देश में कोई चैलेंज कर दे कि उस किताब ने साबित किया है कि पिछले 70 सालों में दलाल हिंदू नेताओं की चुप्पी, दलाल हिंदुओं की सत्ता के खिलाफ बोलना, सनातन को गाली देना, अपनी राजनीति चमकाने के लिए जात का इस्तेमाल करके भारत की संसद में मुंह बंद करके बैठे रहे। और आज भारत के संविधान ने हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है और हम बोलते भी हैं। संसद के अंदर जो कर्म किए हैं उस पर भी नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये बोलोगे तो कुछ की पोल खुल जाएगी, तो उनके तेवरी चुप जाएगी। भाड़ में गई किसी की तेवरी और किसी का गुस्सा। 11th क्लास सिटीजन है इस देश की संसद ने आपको बनाया और आपको पता नहीं है। जैसे आपको सब पता है चांद पे क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है। जाइए स्टडी करिए कौन कौन से कानून आपके खिलाफ बने थे। कोई बताता है, जो संसद में जाता है उनको बताने चाहिए ना, जो प्रवचन भाग रहे 5-5 घंटे के उनको बताने चाहिए ना। लेकिन वो तो कुछ और बता रहे हैं, वो तो नई खोज बता रहे हैं। इस्लाम के बगैर हिंदू अधूरा है, ये तो पहली बार पता चला। इस्लाम 1400 साल पहले आया, हमारे आने की कोई डेट ही नहीं है। हम अधूरे को अधूरे हैं, और जो कुछ बने थे वो और अधूरे हो गए। वो रेमंड का कपड़ा नहीं पहन सकते, क्योंकि रेमंड का कपड़े का मतलब है रेमंड फॉर कंप्लीटमेंट, दे आर इनकम्प्लीट। क्या नौटंकी हो रही है, भारत माता की जय, ये वो फलाना ढमका।
जो लोग जाति पाति पूछ रहे थे ना, इस देश में कुछ घटनाएं हो रही हैं, कुछ दलाल अभी भी लगे हुए हैं। हमारी दुकान पहले, हम हैं वहां। राष्ट्र के सामने दुनिया में कोई भी आदमी बड़ा नहीं हो सकता। हम जैसे 500 करोड़ भी मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये राष्ट्र हमसे बहुत बड़ा, ये अनादिकाल का। हम अपनी भूमिका निभाएं, अपनी चाटुकारिता, मेरा मठ, मेरा मंदिर, मेरा ये, मेरा वो, ये नहीं हो सकता। ये मांग मंदिरों से उठनी चाहिए। इसके लिए मंदिरों से आंदोलन होना चाहिए। इसका इनिशिएटिव मंदिरों से होना चाहिए। नहीं हुआ। जब भारत को आपने रात के अंधेरे में, जब पूरे देश के नेता जेल में थे, आपने सेकुलर शब्द बना दिया 1976 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद कि आज से भारत सेकुलर हो गया। मान लिया देर के सेकुलर हो गया। आप जिनको पंचर छोड़ने वाला कहते हैं ना, ये आपकी गलतफहमी है। आप कुछ दिन के लिए खुश हो गए, 35 मुल्क समाप्त हो गए। ग्रेट ब्रिटेन की स्थिति क्या है? लिखा हुआ है इस इलाके में आना मना है, यहां शरिया कानून है। पुलिस मने कर रहे हैं, आपकी नियुक्ति कर रहे हैं। फ्रांस में क्या हुआ है, जर्मनी में क्या हुआ है, आपको थोड़ी समझ में आएगा कि यहां से भागे वहां से भागे वहां। बस आपको तो भागने का शौक है। मठ मंदिरों से जिस चीज को उठना चाहिए था, मेरी शिकायत नहीं कि मेरा इनको उठना चाहिए। दे हैव बोर्ड है। हमारे पास जिंदगी में 2 बच्चे थे, किराए पे देकर बहुत सारे झगड़े भी, वही भी करना। हम उसके बावजूद भी अपनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हम किसी न किसी, हम बहुत, हम जो हो सकता है वो हमने चुना, हम ईमानदारी से। हम 2 दिन बाद फिर कहीं होगा। हमने किसी को जान देना, लेना न देना। आप किसी लोग कोई खाना खिलाता है, कोई होटल का किराया देता है। 10 साल मठों से ये सवाल क्यों नहीं उठा कि जब भारत से अंदर है, भारत में रहने वाले लोग बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो, जब इनके मजारों से, गुरुद्वारों से, चर्चों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं छूती सेक्युलर भारत में, तो मेरे मंदिरों से सरकार सारा पैसा कैसे ले जाएगी? ये बात तो पंडित जी को करना चाहिए थी ना। जो पंडित जी कैसे ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं, तुम बड़े शास्त्र पता है पंडित जी। ये शास्त्र बताते थे कि तुम्हारा चढ़ाया हुआ सोना, हार, ये शाम को पंडित जी के घर नहीं जाता है। भारत सरकार ने आपके मंदिरों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाया है। जो भी देश के इलाके का डीएम होता है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। सारा पैसा सरकार लेती है। क्यों भाई? हम मूर्ख हैं? हमारी गिनती ज्यादा है? क्यों नहीं दबाव बनाया? कहां है हमारे शंकराचार्य पूरे आदत के साथ? ये उनके यहां सोचना चाहिए था कि भाई शंकराचार्य सड़क पर खड़े होकर आंदोलन करेंगे संसद के सामने कि जो मेरे मंदिर पे पैसा चढ़ता है और मेरी मां बहन आस्था का पैसा चढ़ाती है, उस पैसे को आप ले जाते हैं। हम पूछ नहीं रहे, लेकिन क्योंकि सबके छोटे छोटे स्वार्थ उसमें घुसे हुए हैं। पता है आपको, पूरे देश के सनातनी हिंदू मंदिरों पे जो पैसा चढ़ता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख करोड़ रुपया है। अगर ये 10 लाख करोड़ रुपया आपके पास हो, आपके समाज के 4 ईमानदार लोगों के पास हो, और ये ट्रस्ट बने, किसी ब्राह्मण का, किसी ठाकुर का, किसी बनिए का बेटा बिना स्कॉलरशिप के नहीं रहेगा। ये मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा। वो मेरा कहना है। उन्होंने चुप्पी साध ली है, मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन उनकी चुप्पी के कारण मैं तो बोलूंगा ना। मैं तो बोल रहा हूं। मेरा नाम कम से कम इसमें तो नहीं लिखा जाएगा कि चांद पूछ कर भी नहीं बोला। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी जाना है और आपको भी जाना है। सुभाष चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। सावरकर चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज उनके वंशज याद रखते हैं। एक समय आएगा लोग कहेंगे एक पागल आदमी बोलता था, उसी से हम जिंदा रह जाएंगे। तो भी और ना भी कोई नाम ले तो भी हम नहीं है। कम से कम मरने से पहले ये तो होगा कि हमने सच बोला। हम जो कर सकते थे हमने किया। हम इसलिए डरिए मत। जो सनातन और डेंगू की बात कर रहे थे, पूरा विश्व हिल गया है एक ही बार कुएं में डुबकी लगाने में। एक देश का
एक छोटा सा देश है मालदीव, है बराबर में, वो बहुत चू चपड़ कर रहा था। कुछ चाइना के साथ उसने संबंध बना के भारत के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की और भारत से टूरिस्ट आते थे, उस पर असर पड़ने लगा था। आदमी की स्टाइल देखिए क्या है। मालदीव ने चाइना से कुछ समझौता करा और हमारे यहां से पूरे मालदीव में 90% टूरिस्ट जाते थे। राजा एक दिन समुद्र के किनारे सुबह कुर्सी पे बैठा और शाम को गोता लगाया। गोता लगाया, शाम तक मालदीव डूब गया। 80% टूरिस्ट नहीं गया, मालदीव 2 मिनट में अपनी औकात में आ गया। प्रयागराज में 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। लोगों को सड़क पे सनातन नजर आता है। अगर यही योगी कहते था कि डुबकी के बाद 2 चांटे मार ले भाईजान ने, भाईजान निकले तो दूर दूर तक भाईजान का पजामा नजर नहीं आता। एक तो हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमने नहीं किया। 2-4 बार और डुबकी लगी तो कई देश चले जाएंगे। वो जो है ना, जो कह रहे हमारे पास तेल है, तेल है। आपने ऐसे आदमी को चुना है कि जिस पानी आधे को आप फेंक देती हैं, वो पानी दे के तेल ले रहा है। हमारे पास पानी 4 दिन नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बगैर तेल के रह लेंगे, वो 2 घंटे नहीं रह सकते रेगिस्तान में। तो पानी लो और तेल दो, तुम्हारी औकात इतनी है। आप सबने, मैं तो आपको सुबह तक बोल सकता हूं, लेकिन माएं अपनी बेटियों के साथ विनती करो, हाथ जोड़कर विनती करो। अभी कुछ कुछ है आपके हाथ में, ये जाने। आप दुनिया की साड़ी पहने, दुनिया की लेटेस्ट क्रीम लगाएं, आप सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी को माने, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मेरा सिर्फ इतना ही आपसे पूछना है, अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। उससे कुछ भी बातचीत करें। बदलते दौर में बेटी नए दौर में आई है, उसमें नई चीजें हो रही हैं। आप पुराने दौर की हैं। अगर आप अपनी बेटी से ये कहें कि बेटी शहर में एक बड़ी अच्छी फिल्म आई है, ये फिल्म में तेरे साथ ही देखूंगी, आपने 90% चीजों से बचा लिया। क्योंकि बेटा तो गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, पिताजी घर से बाहर नौकरी करने गए हैं। तो वो जो बेटी है आपकी 20 साल की, उसके मन के भाव है कि नहीं, वो भी तो कुछ देखना चाहती है। कोई नया बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए उसको देखना चाहती है। उसके मन के भावों को आप पढ़ेंगे नहीं, पिता मिलेगा नहीं, भाई हिस्सा नहीं, तो भाईचारा मिल जाएगा चौराहे पे। आप सिर्फ बात तो करें, उसके साथ शेयर करें, उसको दोस्त समझे अपना। आप हर वक्त लट लेके माता जी मत बने। वो आपसे बहुत सारी बातें करेंगी, आप भी बात करिए। कम से कम उसके भाव और मंदिर से निकल जाएंगे तो भाई कलावा पहन के जो भाईजान खड़े, उसके जाल में नहीं फंसेगी। सिर्फ वार्ता करनी है और कुछ नहीं करना। और भाइयों को चाहिए कि जब फिल्म देखने जाए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलग से देख ले, अपनी बहन को देखे जाए कि मैं तेरे साथ ही देखूंगा। उस बहन का कॉन्फिडेंस देखिएगा, वो किसी से नहीं आने वाला। इतना ही का कोई कहानी है, कोई नया जादू नहीं है, कोई नई कहानी नहीं करना। थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को बदल लीजिएगा। एक आखिरी किस्सा सुना देते जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि भारत कहां से निकला है। ये किस्सा सुना के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। 27 दिसंबर 1963, किसी को याद है? कोई ऐसी डेट आपके जीवन में है? मैं तो 65 में पैदा हुआ हूं, उसके बाद भी मैंने पता कर लिया। आप में से किसी को डेट याद है? 27 दिसंबर 1963 में भारत में घटना घटी। इस घटना को ज्यादातर लोग नहीं जानते, ये लेकिन गजब की और ऐसी घटना अगले हजारों साल तक नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्योंकि महामूर्खों की गिनती भारत में, इसलिए भारत में हुई है। 1963 में एक जगह है कश्मीर, सुना है ना आपने? हाँ तो नहीं। कश्मीर में एक जगह है, उस जगह का विचित्र नाम
उस जगह का नाम है हजरत बल। ये सुना है आप, है ना? हजरत बल का क्या मतलब है? हजरत मोहम्मद साहब का बाल, राइट? हजरत मोहम्मद साहब की 632 में जून में मृत्यु हो गई। ठीक, ये तो एकेडमिक चीज है, इसमें तो कुछ नहीं। ये आज तक मेरी खोज का विषय बना हुआ है। कौन सी ऐसी आंधी चली कि मोहम्मद साहब का बाल, कहां का बाल ये भी पता नहीं, और वो बाल वहां से उड़ा, साला रास्ते में कोई स्टेशन नहीं मिला, कश्मीर में गिरा। मैं आपको मेरे बोलने पे हो सकता है, लेकिन फैक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। वो बाल वहां गिरा और महान कश्मीरियों ने उठाया मोहम्मद साहब का, और 35 मीटर लंबी और 24 मीटर बिल्डिंग में बाल रखा है। बाल है। अब ये जो घटना है वो सुनने में, ये तो उसकी व्याख्या 27 दिसंबर 1963 को जम्मू कश्मीर में एक खबर मिली कि हजरत बल से बाल गायब हो गया। लेकिन आपको हंसी सी आएगी कि हमने कैसे लोग चुने थे। देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सीबीआई के चीफ मिनिस्टर मौलिक उनको फोन करते हैं, तुम अभी चार्टर प्लेन लो, कश्मीर पहुंचो और मोहम्मद साहब का बाल ढूंढो। आदमी मर गए, लाखों मर गए, साला उन्हें कोई नहीं ढूंढ रहा। एक चार्टर प्लेन पे सीबीआई का डायरेक्टर को प्रधानमंत्री डायरेक्ट करता है, वो उसको अपने बाली नोच लेता है, भाई कौन सा काम पकड़ा है उन्होंने, और वो चला गया, जहाज उतर गया। तो वहां लोगों ने कहा भाई ये तो बहुत बुरा हाल है, और ये खबर उड़ी तो बंगाल में दंगे हुए, सब कुछ मौजूद है। और उसके बाद में मौलिक की समझ से बाहर, वो कह रहे भाई आपको प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है, तो उसने कहा मुझे बाल ढूंढने के लिए भेजा है। तो वो उनका बाल कैसे मिलेगा? तो कलाकार है कश्मीरी, कश्मीरियों ने 2-3 दिन के बाद एक बाल लाके दिया, मिल गया। और मौलिक से कहा कि बाल मिल गया। तो प्रधानमंत्री को रात में कश्मीर से सीबीआई चीफ मौलिक, ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मैंने नहीं लिखा। मेरी खोपड़ी ऐसी, मुझे ऐसी किताबें मिलती हैं, ये अल्लाह का फजल है। उस किताब में वो फोन कर रहे हैं, मौलिक फोन करके कहता है प्राइम मिनिस्टर बाल मिल गया है। और प्राइम मिनिस्टर की रिप्लाई क्या है सुनिए आप उसमें। प्राइम मिनिस्टर की रिप्लाई है, तुमने कश्मीर को अलग होने से बचा लिया। साला ये बाल जोड़े हुआ था बालों के। और ये जो अभी उसमें से एक आध कबूतर जो आप देखते हैं ना, मौलवी फारूक, इसके बाप ने दुकान कि ये बाल तो मिल गया, अब ये कैसे पता चले मोहम्मद साहब का है? उसने इसी को अंशुल कर दिया, उसकी दुकान इसी में चल गई। आखिर में उस समझदार मुसलमानों ने कहा मौलवी साहब आप जाइए, यही बात है। और बाल को फिर रख दिया गया हजरत बल। जिस देश में बाल खोने पे प्रधानमंत्री कहता हो कि कश्मीर होने से अलग बच गया, उस देश का क्या बेड़ा गर्क होना था वो तो आप बताइए। तो मौलिक साहब की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने ये घटना लिखी है कि बाल यहाँ हजारों सरदार मर गए, पता नहीं कश्मीर में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, केरल में हुआ, पता नहीं, कोई कमीशन साला नहीं बना, बाल पे बन गया। तो बाल की महत्वता देखो, और बाल इतना खतरनाक है, 35 मीटर लंबी बिल्डिंग में रखा है। और इस्लाम कहता है कि हम किसी वस्तु की पूजा नहीं करते, लेकिन हजरत पर एक आदमी साल में एक बार ऐसे बाल दिखाता है और सब क्या नौटंकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।